कांग्रेस की नई फौज तैयार, उत्तराखंड में टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया योद्धाओं की तलाश। दून अस्पताल में स्वास्थ्य क्रांति आभा आईडी से मरीजों को मिली बड़ी राहत, अब मोर्चे के झंझट से आजादी। किसानों की चिंता दूर करेगी सरकार, मंत्री जोशी का आश्वासन। संकट की घड़ी में अन्नदाताओं के साथ खड़ी है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में आज आपको बता दें, सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डालनवाला थाने का घेराव कर दिया है। कांग्रेस की मांग है कि गिरधारी लाल साहू के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि दिन भर चले इस प्रदर्शन में ट्विस्ट तब आया जब देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद थाने पहुंच गए और धरने की कमान संभाल ली। बता दें, हरीश रावत की एंट्री के बाद अब सत्ता पक्ष ने उन पर तीखा हमला बोला है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि रावत जी को सुर्खियों में रहने की आदत है और इसके लिए वे अपनी गरिमा भूलकर कहीं भी बैठने को तैयार हो रहे हैं। बता दें, विधायक ने यहां तक कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री को सिर्फ लाइमलाइट चाहिए, इसलिए वे ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। अब रावत जी के ऊपर कितना कमेंट करेंगे। पूरा आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रावत जी बहुत निचले स्तर पर उतर जाते हैं कई बार और अपने पद और कद का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे उनका काम तो अगर वो ऐसे भी निर्देश कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ मीम चले तो वो थाने पहुंच गए, बीजेपी कार्यालय आने लग गए। तो उनको सुर्खियों में बने रहना है। उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वो नारे खाए कहीं भी बैठने को तैयार है। अब ये उनकी समस्या है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं है। उनको थोड़ा अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें, प्रदेश की जान विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर लगातार हमलावर है। बता दें, कांग्रेस भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। फिर चाहे वह मनरेगा का विषय हो, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो या तमाम अन्य विषय, कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा के खिलाफ शुरू की गई इन्हीं नीतियों पर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ये कहा है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। आज जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जनता की जरूरतों का तत्काल समाधान किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस ने कब गांधी जी के नाम पर योजनाएं चलाई, पहले तो इस सत्य को जानना जरूरी है। आम जनता जानती है 1998 में मनरेगा का नाम के साथ गांधी जी का नाम नहीं था। 2003 में जब कांग्रेस ने नाम परिवर्तन किया, 4 में सत्ता आई, तब नहीं था। केवल 2009 में जो है गांधी जी के नाम को कांग्रेस ने जो है मनरेगा के साथ जोड़ा, ताकि उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही थी, उनको अपनी हार 14 में निश्चित नजर आ रही थी, लेकिन गांधी जी भी उनको नहीं बचा पाए। कांग्रेस ने इस देश में 600 से ज्यादा संस्थानों के नाम जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर रखे, तब उनको गांधी याद नहीं आए। चलिए रुक कर आते हैं आपको अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस अब नए और धारदार शहरों के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे, आपको बता दें, टैलेंट हंट अभियान के तहत प्रदेश में नए प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया योद्धाओं की खोज तेज हो गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भी आपको बता दें ऐसा है कि युवाओं को मंच देना है, जो पार्टी की नीतियों और विपक्ष पर तीखे प्रहारों की प्रभावी ढंग से जनता के सामने उनको रख सके।
स्क्रीनिंग के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की इंटरव्यू प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस टैलेंट हंट के जरिए जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के लिए पैनलिस्ट, रिसर्च टीम और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का चयन भी किया जा रहा है। बता दें, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने यह भी बताया कि पार्टी का फोकस सक्षम और ऊर्जावान युवाओं पर है, जो आगामी चुनावों में कांग्रेस के लिए एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बन सके। अब देखना यह होगा कि इस नई टीम के दम पर कांग्रेस उत्तराखंड की राजनीति में कितनी बड़ी लकीर खींच पाती है। रुक करते हैं अगली खबर का। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बता दें डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने यह बताया है कि आबा आईडी केंद्र सरकार की एक बेहद इनोवेटिव पहल है, जिसका उद्देश्य मरीजों को मेडिकल डेटा को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा है कि आभा आईडी के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा और उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड उसी आईडी से लिंक रहेगा, जिससे बार बार पर्चा बनवाने या कागजात संभालने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बिष्ट ने के अनुसार आपको बता दें, दून अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2,500 से 3,000 मरीज आते हैं और करीब करीब 6 घंटे में इतने मरीजों को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में ये सिस्टम भीड़ कम करने और मरीजों को समय पर सुविधा देने में काफी मददगार साबित होगा। साथ ही आपको बता दें, मरीज ऐप डाउनलोड कर घर से ही पर्चा और टोकन बना सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर संबंधित डॉक्टर को वो दिखा भी सकते हैं। शुरुआत में आधार कार्ड और वैध मोबाइल नंबर जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल पुराने और नए दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, जिससे किसी मरीज को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 1 हफ्ते में आभा आईडी को अच्छा रिस्पांस मिला है और अब तक सैकड़ों कार्ड बनाए भी जा चुके हैं। अस्पताल में भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त स्टाफ और आपको बता दें वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं, ताकि मरीजों को सही मार्गदर्शन भी मिल सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूख रही फसलों ने सरकार की चिंता अब बढ़ा दी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की है, जिसमें उन्होंने सूखे से हो रहे नुकसान की समीक्षा भी की है। बता दें, मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि पूरे प्रदेश में तुरंत सर्वे कराया जाए और बारिश न होने से किसानों हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपी जाए। इसके साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मंत्री ने प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली टेस्टिंग लैब और इंटीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण में तेजी लाने को भी कह दिया है। बता दें, मंत्री जोशी ने प्रदेश के 93 राजकीय उद्यानों की सुध लेते हुए उन्हें पुनर्जीवित करने और आय के साधन से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया। मंत्री का साफ कहना है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान का आकलन होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस बार मानसून आने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। हम लगातार इस पर नजर रखे हुए और जिलों से हमने बातचीत की है। अभी तक 15% क्षति का आकलन हुआ है और जैसे मौसम विभाग का अनुमान है और मकर संक्रांति को बारिश होती है, तो हमारी तो प्रभु से प्रार्थना है कि कल बारिश हो। अगर बारिश हो जाती है तो मुझे साइंटिस्ट ने बताया कि हमारी जो रिकवरी हो सकती है, क्योंकि इस बार मानसून आने के कारण।
रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव आपको बता दें विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट आपको बता दें जिसको कहते हैं PDNA किया गया है। इस प्रक्रिया में पूरे राज्य का आकलन किया गया है और रिपोर्ट तैयार भी की गई है। 31 दिसंबर 2025 को ये रिपोर्ट NDMA और भारत सरकार को भेज दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार आपदा से कुल 15,103 करोड़ रुपयों का नुकसान भी हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी बताया है कि भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही धनराशि उपलब्ध भी हो जाएगी। बता दें PDNA रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह रिपोर्ट आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में विशेषज्ञों की मदद भी ली है और बता दें विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया गया है। अब सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। देखिए, PDNA उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ है और देश में ये पहला ऐसा अवसर है जब हमने पूरे राज्य का PDNA एक साथ किया है। राज्य ने अपने बल पे किया है और पूरा PDNA करने के बाद हमने 31 दिसंबर 2025 को NDMA को और भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दिया है। इसमें कुल जो डैमेजेस हमने बताए हैं 3,792 करोड़, लॉसेज हमारे हैं 312 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए का हमने जो हमें जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के 15,103 करोड़ रुपए का हमने कुल अपना नुकसान दिखाया है और इसके सापेक्ष भारत सरकार से धनराशि की मांग की है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की देवधरा में आपको बता दें आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जनपद टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित भगवान गांव में भगवती आपको बता दें काली मई की ऐतिहासिक पैदल दीवारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। काली माई पंचगाई समिति और बद्री केदार मंदिर समिति के संयुक्त तत्वावधान में ये यात्रा पूरे 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। जैसे ही मां काली की डोली अनेक देवी देवताओं के निशानों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का गूंज के साथ भगवान पहुंची। पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी और कांग्रेस प्रदेश सचिव आपको बता दें श्यामलाल आर्य समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर मां का आशीर्वाद भी लिया है। इससे पहले श्रीनगर में धारी देवी और काली माई का मिलन देख श्रद्धालु भावुक भी हो उठे थे। विद्वान आचार्यों द्वारा पंचांग पूजन और आरती के बाद ये यात्रा अब अपने अगले पड़ाव देवप्रयाग की ओर बढ़ चुकी है। बता दें मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देवप्रयाग संगम में पवित्र स्नान के बाद यात्रा वापस काली मठ के लिए रवाना होगी। इस दिवारा यात्रा ने पूरे क्षेत्र के वातावरण को भक्तिमय बना दिया है और ग्रामीण विश्व शांति और खुशहाली की लगातार कामना कर रहे हैं। काली मठ की काली मैया की जय। और माँ भगवती काली मठ की जो देवरा यात्रा की परंपरा है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जब से काली मठ क्षेत्र क्योंकि अधिष्ठात्री देवी है केदारनाथ केदारखंड की माँ भगवती, और ये परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी से होकर के और आज भी हमारे जो लोग हैं इसको अक्षुण्ण रखे हुए हैं। और 5 गांव काली मठ पंचगाई समिति की ये अधिष्ठात्री देवी है जो इस देवरा यात्रा को संचालित करते हैं। परंतु अभी जो मंदिर है वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आता है। तो हम अपने हक हकूकों के अनुसार माँ भगवती की 12 वर्षों में ये डोली और उसके से संबंधित सारी जो भी हमको निशान चाहिए होते हैं वो लेकर के और इस यात्रा को चलाते हैं। ये प्रथम चरण की हमारी देवरा यात्रा है। जय माँ काली की जय। आज हमारा देवप्रयाग विधानसभा का ये सौभाग्य है कि भगवान में माँ काली की डोली आज 15 वर्ष बाद यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुकी है। और ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। यहाँ पर विभिन्न घाटियों और चोटियों में 33 करोड़ शक्तिपीठों का वास है।
तो उस स्थिति में माँ काली ने 15 वर्ष बाद जो पूरे इस समय गढ़वाल मंडल भ्रमण पे निकली है, ये विश्व शांति के लिए और जो हमारे कष्ट है उनको दूर करने के लिए और देव संस्कृति की रक्षा के लिए ये इस डोली की यात्रा चली है। भाई साहब, ये डोली जो है काली मठ से आ रही है, सिद्धपीठ काली मठ से आ रही है और ये लोग 7 दिसंबर से निकले हुए हैं। इसमें जो देवरा लोग हैं तो ये सब 7 दिसंबर से निकले हुए हैं और आज इनका प्रवास यहाँ पर है और फिर कल सुबह जो है ये देवप्रयाग जाएंगे। कल इनका प्रवास देवप्रयाग में है और परसों वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करके और उसके बाद जो है ये फिर रात्रि विश्राम के लिए यहीं पर आएंगे। तो मेरे यहाँ की सभी जनता से अनुरोध है कि जो आज दर्शन करने आ सके वो आए और जो आज किसी कारणवश ना आ सके वो जो है परसों 14 तारीख शाम को 15 तारीख सुबह तक जो है दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और माँ का जैसा स्वागत होना चाहिए था वैसे जो है यहाँ पर स्वागत हो रहा है। लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, उनकी अंतरात्मा बहुत ही खुशी से झूम रही है और भगवती भी बहुत। रुक करते हैं अगली खबर का। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी और ब्रह्मा कुंड क्षेत्र को लेकर चल रही गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध की मांग के बीच एक नया विवाद अब सामने आया है। बता दें, गंगा सभा और संत समाज की ओर से उठ रही सख्ती की मांग के बीच हर की पौड़ी क्षेत्र में शेख की वेशभूषा में घूमते 2 युवकों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीधे सवाल खड़े हो गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों ने अपना नाम हबीबुल्ला और अभिब बताया है और खुद को दुबई से आया हुआ भी बताया है। बता दें, युवकों का दावा है कि वह हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और पुलिस स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। ये युवक कहां से आए, किस उद्देश्य से धार्मिक क्षेत्र में इस वेशभूषा में मौजूद थे और क्या किसी नियम का उल्लंघन किया है, ये सब जानने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित का यह भी कहना है कि सूचना मिलने से पहले ही ये युवक मौके से निकल चुके थे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। उनका आरोप यह भी है कि वायरल वीडियो से साफ होता है कि हर की पौड़ी के माहौल को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध की मांग के बीच अब ये नया विवाद आ गया है जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। ऐसी तस्वीरें और जानबूझकर माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पंडितों ने यह भी बताया कि पुलिस से पहले ही मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई थी, उससे पहले ही युवक फरार हो चुके थे वहां से और इस तरह की वेशभूषा में वहां लगातार ये नजर आए, जिससे लोगों ने उनके साथ कुछ लोगों ने फोटो भी खिंचवाई। कुछ को उन्हें देखकर ठेस भी पहुंची है उनकी धार्मिक भावनाओं को, जिसको लेकर अब कार्रवाई जारी है। अनेक तरह की मांग भी यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया था। जिस समय हमें सूचना लगी, हम लोग वहां पहुंचे, इतनी देर में ये लोग निकल चुके थे और पुलिस को उसकी हर की पौड़ी चौकी को इसकी इतला दे दी गई थी और उन्होंने भी अपनी जो पुलिस थी वो सब दौड़ा दी और उनको ट्रेस करने के लिए निकल पड़े हैं और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी। चूंकि जिस प्रकार का वीडियो प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार का उनका बयान आ रहा है, ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। हमारे दुबई से। क्या नाम क्या है? हबीबुल्ला, मिस्टर हबीबी। क्या नाम? मेरा नाम है प्रिंस कासिफ। आप लोगों को हरिद्वार में आने से नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान खुला दे। रुक करते हैं अगली खबर का। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकास खंड नैनी डांडा के, आपको बता दें, ग्राम कोला मल्ला तोक खडोलिया खेत में स्थापित पीरूल कलेक्शन प्लांट तथा विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीरूल संग्रहण कार्य में लगी महिलाओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना भी की है और इस पहल को ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम भी बताया है। बता दें, महिलाओं ने पीरूल के
सुखाने के लिए छोटी यूनिट मशीन की मांग रखी है, जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी अब महिलाओं को दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पिरूल कलेक्शन से महिलाओं को नियमित आय मिल रही है और इस कार्य को और अधिक मजबूत भी किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने डीएफओ को निर्देश भी दे दिए हैं कि पिरूल एकत्रित कर रही महिलाओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनका डीएफओ ने यह भी बताया कि संबंधित भुगतान 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को पिरूल संग्रहण का लक्ष्य बढ़ाने और अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ने के भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि नियमित पिरूल संग्रहण से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आएगी और महिलाओं की आय में निरंतर वृद्धि भी होगी। उन्होंने पैलेट निर्माण के लिए बाजार सर्वे कर आवश्यक समझौता करने के भी निर्देश दे दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, पिरूल कलेक्शन में शामिल महिलाओं ने यह भी बताया कि प्रतिदिन लगभग 250 कुंटल पिरूल एकत्र किया जा रहा है, जिसमें करीब 350 महिलाएं कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बेलर मशीन से पिरूल बंडलिंग प्रक्रिया की भी जानकारी ली है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रही हैं स्वाति एस भदौरिया, जिलाधिकारी पौड़ी। इसमें हमारे जो यहाँ पे नई पहल स्व सहायता समूह और ब्लॉक्स और सभी के माध्यम से एक अच्छी पहल यहाँ पे की गई है, जिसमें पिरूल को कलेक्ट करके उसका उपयोग करके उसका एक बेल्स बनाते हैं और उसको अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। तो इसका निरीक्षण भी किया गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और इसको और बृहद स्तर पे किस तरीके से ले जाया जा सकता है। तो उसका विजिट किया गया और वहाँ पे ये भी पाया गया महिलाएं बहुत ही एंथुसियास्टिकली काम कर रही थी। और आगे हम लोग इसमें जो पैलेट यूनिट्स हैं वो स्वयं अभी तब हमें बाहर भेजने के बजाय हम लोग स्वयं पैलेट्स भी बनाने का काम करें, तो उससे और ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होंगे और इसमें महिलाएं भी इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उस दिशा में अब आगे और काम करें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषिकेश में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के बाजारों से लेकर मोहल्ले तक हर तरफ त्योहार का उल्लास साफ नजर आया है। बता दें, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के बाजार हों से उस लेकर मोहल्ले तक हर तरफ त्योहार का उल्लास नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। बता दें, त्योहार को लेकर ऋषिकेश के मुख्य बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। रेवड़ी, मूंगफली, गजक और पॉपकॉर्न की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। दुकानदारों का साफ कहना है कि इस साल लोहड़ी को लेकर लोगों में काफी उत्साह और व्यापार में भी तेजी आई है। शहर के विभिन्न स्थानों, विशेषकर आपको बता दें पंजाबी बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से लोहड़ी जलाने की तैयारियां हैं। रात के समय विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, जिसमें लोग तिल, गुड़ और रेवड़ी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। साथ ही पारंपरिक गीतों और ढोल की थाप पर भांगड़ा व गिद्दा आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। बता दें, लोहड़ी मनाने को लेकर अलग अलग समुदाय की अपनी मान्यताएं हैं। कोई इसे फसल कटाई के उत्सव के रूप में देखता है, तो कोई इसे दुल्ला भट्टी की कहानियों से जोड़ता है। ऋषिकेश में सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर इस पर्व को मना रहे हैं, जो शहर की गंगा जमुनी तहजीब को भी दर्शाता है। ढोल, भांगड़ा और गिद्दा से सजेगा ये जश्न। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता रहे हैं कि दुकानों पर भी भारी भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। लोहड़ी मनाने के लिए अलग अलग समुदाय की अपनी मान्यताएं भी हैं। कोई इसे, आपको बता दें, फसल कटाई के उत्सव के रूप में देखता है, तो कोई इसे दुल्ला भट्टी की कहानियों से भी जोड़ता है। रेवड़ी, गजक की दुकानों पर भारी भीड़ लगातार देखने को मिली है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि व्यापार में इस साल तेजी आई है। लोग ज्यादा उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। सार्वजनिक रूप से लोहड़ी मनाने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज पूरे भारत में नई फसल, नई खेती के उपज के उपरांत हम लोग फसल का पूजन करके उसको अग्नि में पहले भोग लगाते हैं। उसको लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है
और ये पूरे पंजाब में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे शहरों में अधिक से अधिक संख्या में नूतन वर्ष के रूप में माना जाता है। और कल मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में विश्व प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट मार्ग एक बार फिर आपको बता दें विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना और स्थानीय लोगों के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ क्या कि नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट आदेश दिया था कि जॉर्ज एवरेस्ट की ओर जाने वाली सड़क एक सार्वजनिक मार्ग है और कंपनी को यहाँ टोल वसूलने या रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आरोप है कि राजस एयर स्पोर्ट्स कंपनी हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर न केवल अवैध बैरियर लगाकर टोल वसूल रही है लोगों से, बल्कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को डरा धमका भी लगातार रही है। इस मनमानी से नाराज स्थानीय समुदाय और कांग्रेस नेताओं ने मसूरी कोतवाली का अब घेराव कर दिया है। कंपनी के जनरल मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी लगातार उठ रही है। साथ ही स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कंपनी सड़क को निजी संपत्ति बताकर कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे रही है और प्रशासन चुप बैठा हुआ है। अब देखना होगा कि मसूरी पुलिस इस मामले में कोर्ट की अवमानना और अवैध वसूली पर कितनी सख्त कार्रवाई करती है। सभी की निगाहें इसी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। अभय नोटियाल है जी। सर ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जो कंपनी वाले वो बात मान नहीं रहे हैं। टूरिस्ट का और जो लोकल लोग हैं सबका हरेसमेंट हो रहा है। जो दिल्ली से बॉम्बे से जो गेस्ट आ रहे हैं उनको वहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठना पड़ रहा है। उनका जो स्वागत हो रहा है वो गार्ड से हो रहा है। 8-8 9-9 गार्ड उनकी चारों तरफ घूम रहे हैं और उसके बाद वो वापस जा रहे हैं और उनका हरेसमेंट हो रहा है। और पहले ही यहाँ टूरिस्ट नहीं है मसूरी में, सब खाली है, होटल खाली है, होम स्टे खाली है। उसके बाद अगर ऐसा मैसेज जाएगा तो ये मसूरी कोई आएगा ही नहीं। हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट में 2 साल से हमने बोला है बट वहाँ से कोई बात होती नहीं है। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। टूरिज्म वाले बोलते थे हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हाई कोर्ट जाओ। सबने बोला हाई कोर्ट जाओ। फिर हम हाई कोर्ट गए, अभी बोल रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे में। माननीय उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को एक आदेश निर्गत किया है। उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग आए हुए थे और कह रहे थे कि वो रास्ते में टोल ले रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट में जो कंपनी है। तो अभी आदेश को देख रहे हैं। बाकी एसडीएम साहब से भी बातचीत हुई है इस संबंध में। जो भी आदेश हुआ होगा उसका अनुपालन करवाएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ वो रोड पे टैक्स ले रहे हैं, तो वो अभी मुझे जानकारी नहीं है ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख है जिससे स्पष्ट हो सके कि वो रोड कहाँ तक है और कहाँ से क्या दिशा निर्देश वहाँ से माननीय न्यायालय से जारी हुए हैं। तो फिर देखते हैं उस हिसाब से। कोर्ट का आदेश जो आया अभी मेरे को व्हाट्सएप के जरिए ही आया, अब मूल कॉपी अभी तक मैंने नहीं देखी। बहुत समय से पिछले 2-3 सालों से जैसे कि हम लोग उत्तराखंड में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो भी हमारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज थी उनको बेच दिया है, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन वो हम लोगों के सामने एक जो कहते हैं कि ड्रामा जो क्रिएट कर रखा है वो ये कर रखा है कि हमने जॉर्ज एवरेस्ट को लीज पर दे दिया है और मात्र 1 करोड़ की लीज पर। पहले तो आप ये समझ लीजिए। और दूसरी जो बात आती है, ठीक है, वो चीज लोगों ने एक्सेप्ट की, मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हुई, ना हमारे मसूरी के लोगों को डाइजेस्ट हो रही है कि ये इस तरीके से कैसे हो सकता है। 148 एकड़ जो 142 जो एकड़ जो जमीन है वो आपने कौड़ियों के दामों पर 1 करोड़ रुपए मात्र सालाना आप लोग जो है उसको लीज पर देने का काम कर रहे हैं। आप मुझे पहले तो ये बताइए, मैं पूछना चाहूंगी सरकार से, आज 5 कमरे का होटल या 10 कमरे का होटल भी आपको 1 करोड़ की लीज पर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।